Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, necessity rule as to admissibility of evidence has been provided under which section of Indian Evidence Act 1872? Section 65B, Section 33, Section 32, और Section 31. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत साक्ष्य की स्वीकार्यता के संबंध में आवश्यक नियम प्रदान किया गया है? धारा 65B, धारा 33, धारा 32 या धारा 31? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 32. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 32. Section 32 of the Indian Evidence Act 1872 lays down the necessity rule of admissibility of evidence. Necessity rule as to the admissibility of evidence is applicable when the maker of a statement is dead or has become incapable of giving evidence, or who cannot be found or whose attendance cannot be reasonably procured. भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 32 साक्ष्य की स्वीकार्यता का आवश्यक नियम बताती है. साक्ष्य की स्वीकार्यता के संबंध में आवश्यकता नियम तब लागू होता है जब बयान देने वाले की मृत्यु हो जाती है, या वह साक्ष्य देने में असमर्थ हो जाता है, या जो पाया नहीं जा सकता है, या जिसकी उपस्थिति उचित रूप से प्राप्त नहीं की जा सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872? सेक्शन 28, सेक्शन 29, सेक्शन 30 और सेक्शन 31. भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की किस धारा के तहत एक पंद्यम संविदा शून्य है? धारा 28, धारा 29, धारा 30 या धारा 31? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 30. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 30. In simple terms, the term wager means a bet. It has not been defined by the Indian Contract Act 1872. Wagering contracts are void by virtue of Section 30 of the Indian Contract Act 1872. Section 30 of the Indian Contract Act 1872 lays down that agreements by way of wager are void, and no suit shall be brought for recovering anything alleged to be won or any wager or entrusted to any person to abide the result of any game or other uncertain event on which any wager is made. However, Section 30 of the Indian Contract Act 1872 does not affect Section 294A of the Indian Penal Code 1860. सरल शब्दों में पंद्यम शब्द का तात्पर्य दांव से है. इसे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 द्वारा परिभाषित नहीं किया गया है. भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 30 के आधार पर पंद्यम संविदा शून्य है. भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 30 में कहा गया है कि पंद्यम के माध्यम से किए गए समझौते शून्य हैं. किसी भी पंद्यम पर जीती गई किसी भी चीज़ की वसूली हेतु कोई मुकदमा नहीं लाया जाएगा, या किसी खेल या अन्य अनिश्चित घटना के परिणाम का पालन करने के लिए किसी व्यक्ति को सौंपा जाएगा जिस पर कोई पंद्यम लगाया गया है. हालांकि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 30 भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 294A को प्रभावित नहीं करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सेक्शन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 प्रोवाइड्स फॉर डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स? सेक्शन 37, सेक्शन 39, सेक्शन 38 और सेक्शन 42. माल विक्रय अधिनियम 1930 की कौन सी धारा किस्तों में परिधान का प्रावधान करती है? धारा 37, धारा 39, धारा 38 या धारा 42? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, सेक्शन 38. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, धारा 38. Section 38 of the Sale of Goods Act 1930 deals with installment delivery. Under Section 38 Clause 1, the buyer is not liable to accept delivery in installments unless otherwise agreed. As per Section 38 Clause 2 of the Sale of Goods 1930, if there is an agreement to deliver the goods in installments, then the rights and liabilities of the parties are decided as per the facts and circumstances of each case in case of a breach. माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 38 किस्तों में परिधान से संबंधित है. धारा 38 उपधारा 1 के अनुसार जब तक कि अन्यथा करार ना हो, माल का क्रेता उसका परिधान किस्तों में प्रतिग्रहित करने के लिए आबद्ध नहीं है. माल विक्रय अधिनियम 1930 की धारा 38 उपधारा 2 के अनुसार यदि वस्तुओं को किसी किस्त में वितरित करने का एक समझौता होता है, तो अगर उसमें किसी उल्लंघन की स्थिति है तो प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार पक्षों के अधिकार और दायित्व तय किए जाते हैं.
Next question is, the limitation period to file a suit for recovery of money lent under a written contract is 3 years, 1 year, 6 years और 10 years. लिखित संविदा के तहत ऋण के रूप में दिए गए धन की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा अवधि है 3 वर्ष, 1 वर्ष, 6 वर्ष या 10 वर्ष. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 3 years. इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 3 वर्ष. The Limitation Act 1963 specifies different time limits for filing various legal proceedings. In this case, Article 74 of the Limitation Act schedule deals with money lent under a written contract. The limitation period for filing a suit under this category is 3 years from the date the money becomes due. परिसीमा अधिनियम 1963 विभिन्न कानूनी कार्यवाही दायर करने के लिए पृथक पृथक समय सीमा निर्दिष्ट करता है. इस मामले में परिसीमा अधिनियम अनुसूची का अनुच्छेद 74 एक लिखित संविदा के तहत ऋण दिए गए धन से संबंधित है. इस श्रेणी के तहत मुकदमा दायर करने की परिसीमा अवधि धन देय होने की तिथि से 3 वर्ष तक है. द लास्ट क्वेश्चन इज, अंडर मुस्लिम लॉ प्यूबर्टी इज प्रिज्यूम्ड एट द एज ऑफ 9 years, 12 years, 15 years और 18 years. मुस्लिम विधि के तहत यौवन आगम किस आयु में माना जाता है? 9 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष या 18 वर्ष. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 15 years. इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 15 वर्ष. Under Muslim law, puberty is presumed on the absence of any evidence at the age of 15 years. It has been held by the Punjab and Haryana High Court in the case of Shaukat Hussain and others, was a state of Punjab and others, that a Muslim girl who is less than 18 years old and who has attained puberty is at liberty to marry anyone as per Muslim personal law. The matter is currently sub judice before the Honorable Supreme Court of India. मुस्लिम विधि के तहत किसी भी साक्ष्य के अभाव में 15 वर्ष की आयु में यौवन आगम माना जाता है. शौकत हुसैन एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य के मामले में पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया है कि एक मुस्लिम बालिका जो 18 वर्ष से कम उम्र की है और जिसने यौवन प्राप्त कर लिया है वह मुस्लिम विधि के अनुसार किसी से भी निकाह करने के लिए स्वतंत्र है. हालांकि यह मामला वर्तमान में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है. बिफोर वी रैप अप, हियर्स अ क्वेश्चन फॉर यू. द प्रिंसिपल ऑफ साइप्रस इन द लॉ ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स as far as possible, approximately near to, both A and B, or none of the above. संपत्ति अंतरण के कानून में साइप्रस के सिद्धांत का अर्थ है जहां तक संभव हो, अनुमानतः निकट, A और B दोनों या इनमें से कोई नहीं. इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा. ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.